Now today we will discuss extra stability of half filled and completely filled orbitals, and this is a very important question for your board exams. Half filled and completely filled subshell have extra stability due to the following reasons. कह रहा जिन एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हाफ फिल्ड होती है और कंप्लीटली फिल्ड सबशेल होती है, हाफ फिल्ड सबशेल एंड कंप्लीटली फिल्ड सबशेल, they have extra stability, they are more stable than nearer atoms. So first reason, symmetry of orbitals. It is well known fact that symmetry leads to stability. Symmetry leads to stability. For example, हमारे पास एक नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर कितना नाइट्रोजन का 7. अब उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s2. These two electrons are filled in 1s, then 2s, and then 2p. According to Hund's rule, first single electron filled in the orbitals. This is 2px1, this is 2py1, and this is 2pz1. Now the electronic configuration of this nitrogen is stable than this oxygen. Oxygen have atomic number 8. 1s2, 2s2, and 2p4. This is 2px2, this is 2py1, and this is 2pz1, this is 1s2, and this is 2s2. Now due to this half filled electronic configuration of nitrogen, this electronic configuration of nitrogen is more stable than oxygen. It means nitrogen is more stable than oxygen because हमने फर्स्ट केस क्या पढ़ा अभी, सिमेट्री ऑफ ऑर्बिटल्स. कह रहा है कि इन ऑर्बिटल्स की सबकी एनर्जी क्या है सेम. ड्यू टू सिमेट्री ऑफ ऑर्बिटल्स मींस एवरी ऑर्बिटल ऑफ 2p सबशेल हैव सिंगल इलेक्ट्रॉन विद पैरेलल स्पिन, सो दे आर देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज सिमेट्रिकल and symmetry leads to stability. Thus if the shift of an electron from one orbital to another orbital differing slightly in energy results in the symmetrical electronic configuration, it becomes more stable. कह रहा है जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है, एनर्जी लूज होती है. क्या होता है, एनर्जी लूज होती है, और एनर्जी लूज होने से सिमेट्री क्या होती है, बढ़ती है. जी मैं आपको बता चुका हूँ, लेसर द पोटेंशियल एनर्जी मोर द स्टेबिलिटी. स्टूडेंट ये पूरी केमिस्ट्री का एक सिंगल रूल है, लेसर द एनर्जी मोर द स्टेबिलिटी. जब स्टूडेंट आपका इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ था, हम 2px में, 2px में, तो अब 2px में हम इलेक्ट्रॉन, जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो 2px में नहीं आएगा, किस में आएगा, 2py में आएगा. अब स्टूडेंट नया ऑर्बिटल में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए, एक्स्ट्रा एनर्जी. इट मींस एक्स्ट्रा एनर्जी यूज हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी रह के गई कम, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा. सो दस इफ द शिफ्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑर्बिटल टू अनदर डिफरिंग स्लाइटली एनर्जी, जो ये आपके ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी क्या स्लाइटली डिफरेंट है, दे आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स रिजल्टिंग इन द सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, एंड वो क्या बन जाता है स्टूडेंट, स्टेबल. फॉर एग्जाम्पल P3, ये मैं अभी आपको नाइट्रोजन बता चुका हूँ, P3, D5, F7, they are half-filled orbitals and they are more stable than nearer subshells. ठीक है स्टूडेंट, nearer atoms. So P3 is a completely half-filled, D5 is a completely half-filled orbital, F7 is completely half-filled subshell. So these configurations are more stable than nearer ones. ठीक है स्टूडेंट. पहला केस क्या आ गया, सिमेट्री ऑफ ऑर्बिटल्स की, जो इनकी ऑर्बिटल्स की 2px1, 2py1, 2pz1, ये क्या स्टूडेंट, इन ऑर्बिटल्स की क्या है सिमेट्री, एंड सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी. ठीक है स्टूडेंट. नेक्स्ट आ गया एक्सचेंज एनर्जी. नेक्स्ट रूल, मेन रूल स्टूडेंट यही है आपका, एक्सचेंज एनर्जी. द सेकंड पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन इन वेरियस सबशेल्स कैन एक्सचेंज देयर पोजीशंस सिंस इलेक्ट्रॉन इन द सेम सबशेल हैव इक्वल एनर्जीज. ये हम
ये हमें पता है कि जो ये ऑर्बिटल्स हैं ये आपके 2p ऑर्बिटल्स हैं, 2px, 2py, 2pz, ये क्या है डीजनरेट ऑर्बिटल्स। ये क्या है डीजनरेट ऑर्बिटल्स। अब स्टूडेंट ये अलग अलग ऑर्बिटल्स में हैं, ये 2p सबशेल के अलग अलग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब इन सबशेल्स में ये क्या एक्सचेंज करेंगे पोजीशंस, एंड उसके कारण से एनर्जी क्या होगी रिलीज होगी। ये मैं अभी बता चुका हूँ आपको। एक्सचेंज, जब इलेक्ट्रॉन्स ये एक्सचेंज होंगे, एक्सचेंज प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी, तो एनर्जी रह क्या जाएगी सेम सबशेल में कम रह जाएगी। जितनी एनर्जी कम रह जाएगी उतनी एटम की स्टेबिलिटी क्या होगी ज़्यादा। इन केस ऑफ हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स द एक्सचेंज एनर्जी इज मैक्सिमम। कह रहा है यहाँ पे जो एनर्जी एक्सचेंज होगी वो क्या होगी मैक्सिमम होगी। फॉर एग्जांपल ये 2px 2py1 के साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है और 2pz के साथ भी कर रहा है, और 2py या 2pz के साथ कर रहा है। नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कितनी होगी, एक एक्सचेंज, दूसरी एक्सचेंज, तीसरी एक्सचेंज। जितनी एनर्जी एक्सचेंज ज़्यादा होगी ये आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं। 2px 2py के साथ कर रहा है, 2px 2py के साथ कर रहा है, और 2pz के साथ भी कर रहा है। 2px 2py के साथ कर रहा है, 2pz के साथ भी कर रहा है, और 2py 2pz के साथ भी कर रहा है। जितनी ये एक्सचेंजेस ज़्यादा होंगी, एनर्जी एक्सचेंजेस ज़्यादा होंगी, उतनी एनर्जी रिलीज ज़्यादा होगी और उतना स्टेबिलिटी क्या होगी ज़्यादा। कह रहा है इन केस ऑफ हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स द एक्सचेंज एनर्जी इज मैक्सिमम। इन केसेस में एनर्जी एक्सचेंज क्या होगी मैक्सिमम एंड इज ग्रेटर देन द लॉस ऑफ एनर्जी ऑर्बिटल ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए हायर टू लोअर सबशेल। फॉर एग्जांपल 4s to 3d। सो अगर ये एनर्जी एक्सचेंज ज़्यादा होगी जैसे कॉपर और क्रोमियम में, तो उन ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी क्या होगी ज़्यादा। इट मीन्स मोर द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी of electrons in the degenerate orbitals and more the stability. So greater the number of possible exchanges between the electrons of parallel spins. ये spins क्या है parallel because they are degenerate orbitals and also उनकी spin भी क्या है parallel है। And greater the number of possible exchanges between the electrons of parallel spins present in the degenerate orbitals, higher would be the amount of energy release। उतनी energy release क्या होगी ज़्यादा और उतनी stability क्या होगी स्टूडेंट ज़्यादा। ठीक है स्टूडेंट, अब ये मैं exchanges आपको next स्लाइड में बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने D5 कॉन्फ़िगरेशन ले ली। मैंने अभी कहा था आपको हमने क्या लिया क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है एटॉमिक नंबर 24 है। आर्गन तक स्टूडेंट आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेनी है। उसके बाद क्या था 4s1 3d5 ये आपका आ गया फॉर एग्जाम्पल D4। ठीक है स्टूडेंट, हमने ले लिया रॉन्ग कंसेप्ट ले लिया। रॉन्ग कंसेप्ट क्या है आर्गन 4s2 3d4 को हमने कंपेयर करना है 4s1 3d5 के साथ। तो फॉर एग्जांपल हमने पहले रॉन्ग कंसेप्ट ले लिया 3d4। अब ये स्टूडेंट 4 इलेक्ट्रॉन्स है, हंस रूल के अकॉर्डिंगली सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं अनस्टेबल। अब ये क्या कर रहे हैं एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं। ये ऑर्बिटल इसके साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है, इसके साथ कर रहा है और इसके साथ भी कर रहा है। यहाँ पे एक्सचेंजेस कितनी होगी 3 एक्सचेंजेस। अब ये वाला ऑर्बिटल इसके साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है और इसके साथ भी कर रहा है, कितनी एक्सचेंज होगी 2 एक्सचेंजेस। और ये वाला इसके साथ एक्सचेंज कर रहा है, कितनी एक्सचेंज होगी 1 एक्सचेंज। टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कितनी आई 3 2 1। पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इन तीनों के साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहा था, नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कितनी होगी 3। अब ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन 2 हैं, इनके साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है, नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कितनी होगी 2। अब ये सेकेंड लास्ट इलेक्ट्रॉन के साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है, तो एनर्जी एक्सचेंज कितनी होगी 1। टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कितने आ गए 6। अब स्टूडेंट हम राइट वन वाला केस ले लेते हैं D5 आर्गन 4s1 3d5 ये सारे क्या हैं हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। अब ये 3d5 आ गया, इट मीन्स कॉन्फ़िगरेशन थी क्या आर्गन 4s2 3d4। 1 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट फ्रॉम 4s to 3d। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतनी है स्टूडेंट 24। आर्गन में कितने होते हैं 18 प्लस 2 20 प्लस 4 24। इट्स एटॉमिक नंबर इज 24। क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या स्टूडेंट आपका 24। अब एक इलेक्ट्रॉन 4s से अगर 3d में शिफ्ट होगा तो 4s की कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी 4s1 और 3d की क्या आ जाएगी 3d5। अब 3d5 में नंबर ऑफ एक्सचेंजेस देखते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ने किसके साथ एक्सचेंज किया सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के साथ, कितनी आ गई 4 एक्सचेंजेस आ गई। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ने नेक्स्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ एनर्जी एक्सचेंज की, कितनी एक्सचेंजेस आ गई 4। अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन ने नेक्स्ट 3 इलेक्ट्रॉन के साथ एनर्जी एक्सचेंज की, कितनी आ गई 3 एक्सचेंजेस। नेक्स्ट थर्ड इलेक्ट्रॉन ने रेस्ट ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ एनर्जी एक्सचेंज की, कितनी एक्सचेंजेस आ गई 2 एक्सचेंजेस।
लास्ट इलेक्ट्रॉन ने सेकंड लास्ट इलेक्ट्रॉन ने लास्ट इलेक्ट्रॉन के साथ एनर्जी एक्सचेंज की कितनी आ गई 1 एक्सचेंज। टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कितनी आ गई 4 + 3 7 7 + 2 9 9 + 1 10। टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कितनी आ गई 10। अब स्टूडेंट D4 वाले केस में नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कितनी थी 6 और D5 वाले केस में नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कितनी आ गई हैं 10। So it means more the number of exchanges, it means more exchange energy, more energy released, more stability of the atom. So that's why क्रोमियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है स्टूडेंट वो 4s2 3d4 नहीं है, आर्गन 4s1 3d5 है, क्योंकि इस वाले केस में D5 वाले केस में नंबर ऑफ एक्सचेंजेस क्या आई थी ज़्यादा आई थी एज़ कम्पेयर टू D4 वाले केस में। ये आपका D4 वाला केस रॉन्ग केस है जो। सो डेट्स वाई एक्सचेंज एनर्जी क्या होगी इसमें ज़्यादा होगी। D5 वाले केस में अगर एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी ज़्यादा। फिर से देख लीजिए एक्सचेंज, ये आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, इसने रेस्ट ऑफ द 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ एनर्जी एक्सचेंज की, 4 एक्सचेंजेस आ गई। सेकेंड इलेक्ट्रॉन ने रेस्ट ऑफ द 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ एनर्जी एक्सचेंज की, कितनी एक्सचेंजेस आ गई 3 एक्सचेंजेस। थर्ड इलेक्ट्रॉन ने लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ एनर्जी एक्सचेंज की, 2 एक्सचेंजेस आ गई। सेकंड लास्ट इलेक्ट्रॉन ने लास्ट इलेक्ट्रॉन के साथ एनर्जी एक्सचेंज की, कितनी एक्सचेंज आ गई 1 एक्सचेंज। सो टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस आ गई 10। सो दैट्स वाई 3d4s1 3d5 इज स्टेबल फॉर्म ऑफ क्रोमियम। सो एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर फॉर एग्जांपल 24 क्रोमियम, मोलिब्डेनम 42, टंगस्टन 74 हैव क्या कॉन्फ़िगरेशन है ns1 n-1 d5। फॉर एग्जांपल 4s1 3d5। अगर ये आपका n = 4 है तो स्टूडेंट ये क्या आपका n-1 = 3। सो आपकी क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन इन एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है ns1 n-1 d5 मीन्स आपका 4s1 3d5 5s1 4d5 6x1 5d5। सो एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर, अब जो कॉपर है 29, सिल्वर, गोल्ड हैव इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है ns1 n-1 d10 इंस्टेड ऑफ ns2 n-1 d9 ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ दीज एटम्स। फॉर एग्जांपल ये आपका क्रोमियम था 4s1 3d5, ठीक है स्टूडेंट, सिंगल इलेक्ट्रॉन। एंड क्रोमियम में क्या कॉपर में क्या था, कॉपर की क्या कॉन्फ़िगरेशन थी, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 29। आर्गन तक आपने लिख लेनी है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। उसके बाद क्या आ गया 4s1 3d10। अकॉर्डिंग टू रूल होनी क्या चाहिए थी 4s2 3d9, लेकिन ये ऐसा नहीं है। स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन 4s से कहाँ चला गया 3d में, और जो 3d10 आ गए 3d10 आ गए। स्टूडेंट ध्यान से देखिए ये सारे क्या हैं फील्ड ऑर्बिटल्स। इट मीन्स ये क्या है सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी। अब इनमें एनर्जी एक्सचेंजेस भी क्या होंगी मैक्सिमम। एनर्जी एक्सचेंजेस अगर मैक्सिमम होगी तो क्या होगा स्टेबिलिटी क्या होगी ज़्यादा। और ये क्या कम्प्लीटली हाफ फील्ड, ये कम्प्लीटली हाफ फील्ड है और ये कम्प्लीटली फुल्ली फील्ड है। इट मीन्स दे आर इन स्टेबल फॉर्म। सो कॉपर और क्रोमियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है एक्सेप्शनल। क्यों एक्सेप्शनल, स्टेबल होने के लिए। एक इलेक्ट्रॉन 4s से कहाँ शिफ्ट हो जाता है 3d में, यहाँ आना चाहिए था 4s2 3d9, लेकिन क्या आ रहा है 4s1 3d10। या तो सारे हाफ फील्ड या सारे फुल्ली फील्ड, ठीक है स्टूडेंट। उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है स्टेबल। सो कॉपर की क्या है आपकी आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d10। सिल्वर की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s1 4d10। एंड गोल्ड की क्या है 6s1 5d10, ठीक है स्टूडेंट। टू अचीव स्टेबिलिटी 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइड फ्रॉम s to d। सो ठीक है स्टूडेंट। अब कह रहा है इन द फॉर्मेशन ऑफ आयन, ये वैसे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट आर लॉस्ट, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ। कहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। हेंस व्हेनेवर यू आर रिक्वायर्ड टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आयन, फर्स्ट राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इट्स एटम। फॉर एग्जांपल हमने आयरन का क्या कॉन्फ़िगरेशन है, आर्गन तक ऐसे लिखनी है 4s2 3d6, 26 एटॉमिक नंबर है स्टूडेंट। अब क्या हमने Fe2+ बनाना है, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ
इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होगा स्टूडेंट? आउटर मोस्ट ऑर्बिट से, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट हमारा 3D नहीं है स्टूडेंट, कौन सा है? 4s है। अब ये 4s से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा? 4s एम्प्टी और 3d6। सो आयरन 2 प्लस की क्या कॉन्फ़िगरेशन आ गई? आर्गन तक ऐसे लिख लेनी है, 4s रिमूव हो चुका है, क्या आ गया? 3d6। ठीक है स्टूडेंट, और ये मैं आपको डिस्कस भी कर चुका हूँ। सो नेक्स्ट आ गया अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स एटम्स और आयंस के। कह रहा है आयन एटम विल बी पैरामैग्नेटिक इफ देयर आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कह रहा है अगर फॉर एग्जांपल हमने यही क्रोमियम था, आर्गन तक आपने लिख ली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4s1 3d5, और स्टूडेंट ये 4s1 3d5 क्या थे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। अनपेयर्ड मीन सिंगल इलेक्ट्रॉन। दिस इज 4s1 एंड दिस इज 3d5, 3d1 3d2 3d3 3d4 एंड 3d5। ये क्या सारे सिंगल इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब जिनके एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो? अनपेयर्ड हो, वो क्या होते हैं स्टूडेंट? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस विच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, वो अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड द्वारा। ठीक है स्टूडेंट, सो इट मीन्स क्रोमियम इज ए स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक इन नेचर। सो इफ देयर आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सो वो क्या होंगे? पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक का मैग्नेटिक मोमेंट स्टूडेंट, ये फार्मूला ये आप 10+2 में पढ़ोगे। मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन ओनली, क्या फार्मूला है? n×n+2 स्क्वायर रूट, और इस मैग्नेटिक मोमेंट के यूनिट्स क्या हैं? बोहर मैग्नेटॉन। क्या है? बोहर मैग्नेटॉन। ये कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू क्या होती है? 9.27 10⁻⁻24 जाउल पर टेस्ला। टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जाउल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। स्टूडेंट ये अभी आप याद कर लो, ये आपके 10+2 में है। और n क्या स्टूडेंट? यहाँ पे n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जैसे अभी आया था 4s1 3d5। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने थे? 5 + 1 6, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी पुट कर देनी है? 6। ठीक है स्टूडेंट, सो आयन विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन d और f ऑर्बिटल विल बी कलर्ड। ये स्टूडेंट आपका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर आ गया यहाँ से। अब हम क्या देख रहे हैं? कलर्ड, कि कौन से आपके आयन्स और एटम्स कलर्ड होते हैं। अब स्टूडेंट जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिन आयन्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में ऑर्बिटल क्या है? हाफ फिल्ड अनपेयर्ड है। डी और एफ ऑर्बिटल में वो क्या है स्टूडेंट? कलर्ड। वो क्या हैं? कलर्ड आयन्स। ये कलर्ड आयन्स को देखने के लिए कॉन्सेप्ट है कि दो ऑर्बिटल्स और आयन्स हैव हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, दे आर कलर्ड। दस कॉपर 1+ विद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या स्टूडेंट? 3d10। कॉपर की क्या थी? आर्गन तक कैसे लिख लेनी है? 4s1 3d10, और कॉपर प्लस की क्या होगी? आर्गन। 4s से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, क्या आ गया? 3d10, और 3d10 क्या स्टूडेंट आपका? फुल्ली फिल्ड। क्या है? फुल्ली फिल्ड। इट मीन्स इट इज़ नॉट ए पैरामैग्नेटिक। अब फुल्ली फिल्ड होगा तो स्टूडेंट उसको बोलते हैं डायामैग्नेटिक। क्या बोलते हैं? डायामैग्नेटिक। एंड डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस अट्रैक्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अब ये स्टूडेंट आपकी आउटर मोस्ट कॉन्फिग्रेशन है कॉपर प्लस की 3d10, सारे फुल्ली फिल्ड हैं, तो ये कलरलेस है। ये क्या है? कलरलेस। क्यों? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कोई भी ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब कॉपर 2+ ले लो, कॉपर 2+ में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव हो जाएगा। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव हो गया, 4s से ऑलरेडी रिमूव हो चुके हैं इलेक्ट्रॉन्स, अब 3d9 आ गया। 3d9 का क्या मतलब है? एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या आ गया? सिंगल इलेक्ट्रॉन आ गया। ये आपका 3d9 आ गया। 4s से ऑलरेडी रिमूव हो चुका हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन d से फिर से रिमूव हो गया, 3d9 आ गया। अब ये एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या आ गया? अनपेयर्ड, तो ये क्या है? कलर्ड। ये क्या है? कलर्ड। इसका कलर क्या है? ब्लू कलर, कॉपर 2+ का। सो जिन आयन्स और एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में क्या स्टूडेंट? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दे आर कलर्ड एंड दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। और उनका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कैसे फाइंड आउट करना है? n×n+2 स्क्वायर रूट। जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे उतना आपका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ गए। कॉम्पिटिशन कॉर्नर स्टूडेंट जी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और यहाँ तक आपने अच्छी तरह से पढ़ना है, और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, यह चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है।
ये आपके कंपटीशन के क्वेश्चंस हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और आफ्टर बोर्ड एग्ज़ाम जो आपके अभी स्कूल में एग्ज़ाम्स होने हैं उनके बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आपका चैप्टर हो चुका है, और आज का लेक्चर, इस लेक्चर से क्वेश्चन 100% आपके एग्ज़ाम में अभी आएगा। ठीक है स्टूडेंट, थैंक्स।